नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी वैल्यू मोन को समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग केबीसी नैनो में भी 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से संबंधित है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में आपको कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 ईस्वी में। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन 1953 में किया था और इस कार्य हेतु उन्हें 1962 में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक सहसंयोजी यौगिक है, यह आपका सही नहीं है। सोडियम क्लोराइड यानी कि उसका फार्मूला होता है NaCl का उपयोग जो है घरेलू उद्देश्य के लिए सामान्य नमक या टेबल नमक के रूप में किया जाता है और यह खाद्य परिरक्षक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसा की, क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता होती है और खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारण हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा हार्मोन पौधों में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो है आपको पौधों में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है एथिलीन। एथिलीन के द्वारा फल पकाने में सहायक है। और आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है जिब्रेलिन्स, यह बौने पौधे को लंबा करता है और पौधे की वृद्धि का नियंत्रक जो है वह आपको ऑक्सिन्स करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कि आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश को विस्तारित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह मुंह से गुर्दा तक को विस्तारित है। मुंह से आपको गुर्दा तक
आहार नाल लगभग 6 से 9 मीटर एक लंबी एक कुंडलित एक पेशीय नली है जिसका विस्तार जो है आपको मुंह से गुर्दा तक होता है और आहार नाल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से कई अंगों में विभाजित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पार्श्व भाग में होती है। जीव के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है और जीव के सबसे पिछले भाग पर कड़वे स्वाद का, आगे के किनारे पर नमकीन तथा सबसे आगे या अग्रभाग पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B3 को। विटामिन B3 को हम लोग निकोटिनेमाइड या नियासिन कहते हैं, विटामिन B3 को, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और आपको विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनेमाइड या नियोसिन। और विटामिन B3 की कमी से आपको पेलाग्रा नामक रोग होता है, यह आपको एक 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है, 4D सिंड्रोम। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और कुछ विटामिन है उसका रासायनिक नाम हम बता देते हैं। एक आपको होता है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और एक विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और एक आपको विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और एक होता है आपका विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरॉल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B3 को नियोसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने हेतु इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग जो है वह आपको ऑप्शन नंबर जो सी में दे रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित है। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है और इनका सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि फिनोल तथा फार्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकेलाइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है
कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सीसा एवं टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्र धातु सीसा और टीन की मिश्र धातु है, जबकि घंटा धातु तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपको एक होता है पीतल। पीतल जो है वह आपको तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सीडेराइट। यानी कि आपको मैग्नेटाइट में आपको 70 से 75% आयरन की मात्रा होती है, हेमेटाइट में 60 से 65%, लिमोनाइट में 55 से 60% और सीडेराइट में 40 से 45% आयरन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल जो है यह आपको एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और युग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपको बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, यह आपको सदिश राशि हो जाएगा। और ताप, दाब और द्रव्यमान जो है यह आपको अदिश राशि हो जाएगा। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सल्फोनेट है। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एलिक सल्फेट या सल्फोनेट या अमोनिया लवण होते हैं, और सल्फोने इसमें साबुन के सभी गुण होते हैं, किंतु यह साबुन नहीं होते। यह मृदु और कठोर दोनों जल में उपयोगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिन साफ रहने की संभावना होती है जब। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है, और बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि संघनन क्या है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जबकि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। और आपको डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह आपको दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसे फरवरी 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कृष्णा की सहायक नदी है। और भीमा जो कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये 5 सागर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लाडोगा सागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24
24 में कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में 22 मई जो दे रहा है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन गैस। धान के खेत में से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO2 मानव गतिविधियों के माध्यम से होने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वह आपको 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण क्षमता पाई जाती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और काली मिट्टी मुक्त महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921 को। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि सन 1911 से 21 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यानी कि ऋणात्मक रही, जबकि जन्म दर अधिकतम होने के कारण 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष 1951 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनोर बंदरगाह। एनोर तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और शेष सभी बंदरगाह जो दिया हुआ है वह आपको भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिग्नाइट कोयला जो है यह आपको आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनता है और ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला आदि यह आपको आग्नेय चट्टान के उदाहरण है और यह आपको लिग्नाइट कोयला जो है यह आपको आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33 में कह रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बराही नदी पर स्थित है और कुंचिकल जलप्रपात
बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कड़ा के निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और शेष सभी हिंद महासागर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो बोर्नियो जो है यह आपको प्रशांत महासागर में है और सुमात्रा, श्रीलंका और जावा जो है यह आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कड़ा कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई और आपको यह असफल रही थी। और सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना 1854 में बम्बई में खोला गया, जिसे 1865 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कड़ा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और बिना पिटक में विभाजित किया गया था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कड़ा कि मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमि कर। मौर्य काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कड़ा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वत्सराज ने। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आपको कृषि के उद्देश्य से किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ने कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 कहा कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्या की रचना किसके द्वारा की गई? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय के द्वारा की गई। और कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जो था वह विश्वविद्या था और अमुक्त मलयालम एवं संस्कृत भाषा में जाम मोती कल्याण नाटक की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहा कि मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1568 ईस्वी में। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अंतिम रूप से 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य शामिल हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। और अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे और ये क्षेत्र जो था वह आपको असम था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45
45 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में किया गया था। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और इनके सहयोग से भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। राजा राम मोहन राय को मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि GA नरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि हरडोक समिति का संबंध किस क्षेत्र से था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको शिक्षा सुधार से था। सन 1929 में सर फिलिप हरडोक के नेतृत्व में शिक्षा के विकास हेतु एक सहायक समिति का गठन किया गया था और इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व की बात की तथा माध्यमिक स्तर पर मैट्रिक पर विशेष बल दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को प्रारंभ किया एवं 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और इसी क्रम में आपको 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में आपको 3 जुलाई 1947 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह आपका सही नहीं है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था और संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान जो है यह आपका असत्य है। यह आपको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, सही है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में सही है और अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है।
55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कह रहा है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। बोहरा समिति के गठन राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह कि यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40। अपवादों को छोड़कर विधान परिषदों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन कब किया गया था? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है सुबह में 8 AM में डेली आपको आता है, आप इसे देखना ना भूलें। यानी कि 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उनके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 63। कह रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 माह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 97वां आपको संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है क्या कहलाती है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको स्थिरता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 कह रहा है कि जनांकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आश्रितता अनुपात बढ़ता है, यह आपका सत्य नहीं है। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील जनसंख्या तथा घटते
आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जनसांख्यिकीय लाभ कहलाता है और इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक विषमता में वृद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कौन असत्य है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यह आपका असत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा इसमें भारी उद्योगों तथा खनिजों के उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसमें भारी उद्योगों तथा खनिजों के उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, इसीलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह सत्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, सही है। पंचम पंचवर्षीय योजना में भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सही है। और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों तथा खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत की महारत्न कंपनी है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IOCL जो है यह भारत की महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत की 11 महारत्न कंपनी है, जिसमें NTPC, ONGC, सेल, भेल, IOCL, HPCL, गेल, BPCL, CIL, PGCIL और PFC जो है आपका भारत का महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि डैश के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, रिक्त स्थान को भरना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श बाजार संरचना है जो कि संसाधनों के कुशल आवंटन को प्राप्त करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा कि वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा कि कॉर्पोरेट नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। और यह आपको भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा कि रेल मंत्रालय के द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकता नगर। रेल मंत्रालय ने गुजरात स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट्स ऑल द
इट्स ऑल इन द माइंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन जो हो जाएगा वह आपका क्वेश्चन नंबर 80। करा कि हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष क्रमशः पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जा करके इसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन सहित PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।